हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स नोटबुक के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी के कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। अकाउंटेंसी का जो कोर्स है, इसकी जो आउटलाइन मैं आपको बता देता हूँ। इसकी आउटलाइन क्या होने वाली है कि सबसे पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे अकाउंटेंसी की, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, अकाउंटिंग के कन्वेंशंस को पढ़ेंगे। उसके बाद हम जंप करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग को और इसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। इन अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को हम थरली डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। छोटे से छोटी चीज़ जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको मैं डिस्कस करूँगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। ये जो आपका जो अकाउंटेंसी का कोर्स है, ये आपका 11th 12th और अगर आप ग्रेजुएशन में भी हैं और अपने अकाउंटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको ब्रशअप करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है इस वीडियो सीरीज़ को बनाने का, वो ये है कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे मार्कफेड का एग्ज़ाम है, PSPCL का एग्ज़ाम है और बाकी स्टेट्स में जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग का जो एक पेपर है उसको लिया जाता है। असिस्टेंट अकाउंटेंट का बेसिकली पेपर होता है। तो उसके लिए, उस पर्सपेक्टिव के लिए भी हमने ये बहुत ही, उस पर्सपेक्टिव को देखते हुए हमने ये कोर्स डेवलप किया है और उसी पर्सपेक्टिव के रिगार्डिंग हम इस कोर्स की आउटलाइन को पढ़ेंगे। इस कोर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, अकाउंटिंग के हम मीनिंग को समझेंगे, अकाउंटेंसी के ऑब्जेक्टिव को समझेंगे और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग को समझेंगे। तो चलिए, बहुत ही डिटेल वीडियो होने वाली है, तो जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी को डिस्कस कर लेते हैं। अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है? अगर बेसिक डेफिनेशन की बात की जाए तो अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर्टेनिंग टू अ बिजनेस। एक स्मॉल स्केल लेवल पे अकाउंटिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, और एक फंडामेंटल लेवल पे भी, कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी मॉनेटरी या मनी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, उनको जब रिकॉर्ड किया जाता है, उनकी एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे उस प्रोसेस को हम अकाउंटिंग कहते हैं। अब ये एक साइज़ ऑफ बिज़नेस, यानी अगर बिज़नेस स्मॉल स्केल का है तो ये जो डेफिनेशन है ये इतनी ही वैलिड होगी। लेकिन अगर जैसे जैसे बिज़नेस का स्केल हम बढ़ाते जाएंगे, बिज़नेस का स्केल यानी अगर बिज़नेस का 100 करोड़ का रेवेन्यू है या 1000 करोड़ का रेवेन्यू है, तो सिर्फ़ और सिर्फ जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो इम्पॉर्टेंट, उसके साथ साथ भी जो है बाकी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होंगी। उसके साथ साथ हमें बाकी के जो प्रोसेस हैं, बाकी के जो फीचर्स हैं अकाउंटिंग के, उनको भी इस डेफिनेशन में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब जो नई डेफिनेशन होगी वो कैसे बन जाएगी कि अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग। अब इसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। जो फर्स्ट है रिकॉर्डिंग, उसमें क्या होता है कि सिंपली जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन किया जाता है। अब जैसे परचेज़ की है तो उसके लिए एक सेपरेट परचेज़ बुक होगी, सेल की है तो उसके लिए एक सेपरेट सेल्स बुक होगी, कैश के लिए एक अलग बुक होगी, परचेज़ रिटर्न्स के लिए अलग बुक होगी, सेल्स रिटर्न के लिए अलग बुक होगी। तो जो भी जर्नल मेंटेन किया जाता है वो डबल एंट्री बुक सिस्टम में किया जाता है। डबल एंट्री बुक सिस्टम क्या होता है कि हर एक डेबिट ट्रांजैक्शन के लिए उसके ऑपोजिट और इक्वल क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। यानी अब सिंपली अगर हम इसे समझते हैं तो इसके जो 3 रूल्स थे, रियल अकाउंट हो गया, आपका पर्सनल अकाउंट हो गया, आपका एक्सपेंस अकाउंट हो गया। अब इसमें इसका रूल क्या था कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। पर्सनल इनकम में क्या होता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और ये जो नॉमिनल अकाउंट होता है उसमें क्या होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। जो इनकम एंड गेंस हैं उनको हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो ये जो रूल्स हैं ये फॉलो किए जाते हैं जब डबल एंट्री बुक सिस्टम हम मेंटेन करते हैं। आगे अब क्लासीफाइंग में क्या होता है कि जो भी रिकॉर्ड किया है उसको हम एक सेपरेट अलग अलग बुक्स में क्लासीफाई करते हैं। एक सेपरेट अकाउंटेंसी का एक लेजर मेंटेन होता है, हर एक अकाउंट हेड का एक लेजर मेंटेन किया जाता है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक कंसाइज फॉर्म में, एक अलग फॉर्म में हम अपने पास रख सकते हैं। अब अगर जैसे सपोज़ कीजिए कि सैलरीज़ है, रेंट है, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी और एक्सपेंसेस है, ये जो एक्सपेंसेस हैं ये रिकॉर्ड किए जाएंगे लेजर, ये जो जर्नल में सबसे पहले इनको रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके बाद इनका एक सेपरेट लेजर मेंटेन किया जाएगा
ताकि जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी एक फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है, उसे हम प्रॉपरली समझ सकें और उसको हम एनालाइज कर सकें। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है कि इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होके अगले साल का 31 मार्च तक का वैलिड होता है। यानी अगर 2021 में जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022 तक की वैलिड होगा। नंबर 3 पे है समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है कि जो भी हमने लेजर में डेटा को हमने क्लासिफाई किया है उसकी हम एक सेपरेट बुक्स बनाए, यानी उनका हमने एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में बनानी है, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम ईयर एंड में बनाएंगे उसकी प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया जा सके। अब ये जो प्रोसेस है इससे जो है 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती हैं। सबसे पहला क्या होता है, ट्रायल बैलेंस। उसके बाद सेकंड नंबर पे होता है P&L स्टेटमेंट, और थर्ड नंबर पे क्या होता है, बैलेंस शीट। इनमें से जो P&L स्टेटमेंट और बैलेंस शीट होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, और जो हमारे जैसे कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं तो वो भी इस स्टेटमेंट को देखते हैं, P&L स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को वो देखते हैं, एनालाइज करते हैं। और फोर्थ नंबर पे क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट की इम्पॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपने कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है और आपने देखना है कि क्या कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ ठीक है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो कंपनी में कैश का इनफ्लो है वो क्या रेगुलर है, क्या वो रेगुलरली कैश जनरेट कर रही है, या वो कैश का ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है कैश अपने पास नहीं रख रही है और उसको उसका एक्सपेंडिचर कर रही है। कंपनी को ये हमें एनालाइज करना पड़ता है। फोर्थ नंबर पे क्या है, एनालाइज करना। अब आपके पास ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये प्रिपेयर हो गई हैं, ट्रायल बैलेंस आपके पास है, P&L स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, तो उसको अब आपने एनालाइज करना है। एनालाइज में क्या होगा कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो फाइनेंशियल रेशियोज़ होती हैं, और डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया, यानी जो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, इंटरनल आपने अपने कंपनी में कोई ग्रोथ का प्रोजेक्ट लेके आना है, तो उसके लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या जो हमारी कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है, जो हमारी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ है, क्या वो स्टेबल है या वो अनस्टेबल है। तो इन्हीं का जो आपस में रिलेशनशिप है वो हमें एनालाइज करना पड़ता है। फिफ्थ नंबर पे है इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग यानी अब सेम एनालाइज के बाद हमें इंटरप्रेट करना है कि क्या जो हमारा जो रिज़ल्ट है, क्या जो हमारी कंपनी की ग्रोथ है, क्या वो सही जा रही है या वो हमें कोई और चेंजेस लाने की ज़रूरत है, मैनेजमेंट लेवल पे या कॉस्ट लेवल पे हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है। और लास्ट नंबर 6 पे क्या है, कम्युनिकेटिंग। अगर आपका बड़ा स्केल ऑफ बिज़नेस है, जो छोटी दुकानें होती हैं उन्हें तो सिर्फ अपने आप को बताना होता है कि जो हमारा इस साल का जो प्रॉफिट था वो इतना था या लॉस था वो इतना था। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं, लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं, उन्हें अपने इन्वेस्टर्स को कम्युनिकेट करना पड़ता है कि इस साल का, इस क्वार्टर का, इस मंथ का रिज़ल्ट क्या था और उन्होंने किस किस प्रोजेक्ट्स में जो है अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, किस किस जगह से उनकी कमाई हो रही है, उनके टोटल नए प्रोडक्ट्स क्या इंट्रोड्यूस किए गए हैं, नई सेल्स स्ट्रेटजी क्या इंट्रोड्यूस की गई है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्हें इन्वेस्टर्स को, गवर्नमेंट को और बाकी जो भी एजेंसीज़ होती हैं, न्यूज़पेपर्स को, उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो अकाउंटिंग के ये ब्रॉडली ये 6 जो टोटल मेन कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको याद रखने हैं। आगे इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली क्या क्या कवर करता है, ये कवर करता है आपका प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको बताई, ट्रायल बैलेंस हो गया, P&L स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं इनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंडर हम प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सटर्नल से ज़्यादा कंपनी के इंटरनल यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लेके आना है तो उसकी कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करना है, उसके कॉस्ट को किस तरीके से इफ़ेक्टिव कर सकते हैं और कितनी एफिशिएंसी के साथ कंपनी काम कर सकती है, इस सभी इन्फॉर्मेशन को जो है कॉस्ट अकाउंटिंग में कैलकुलेट किया जाता है। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होगी कि ये एक प्रोसेस है अकाउंटिंग का जिसमें
एक स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है, यानी कि एक स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर करते हैं रिगार्डिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिससे हमारी जो कॉस्ट है, जिससे हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके और एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके। थर्ड नंबर पे क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग से कंपनी को काफ़ी डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमें इंक्लूड करते हैं क्या, फाइनेंशियल रेशोज़। जो फाइनेंशियल रेशोज़ होती हैं वो जो बैलेंस शीट की आइटम्स होती हैं या P&L स्टेटमेंट की जो आइटम्स होती हैं उनके बीच का जो इंटर रिलेशन होता है उन्हें एस्टैब्लिश करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। यानी सपोज़ करो कि हमने डेट टू इक्विटी रेशो निकाल ली है, डेट टू इक्विटी रेशो। अब डेट टू इक्विटी रेशो का बेसिक फंडामेंटल लेवल पे मतलब क्या होगा कि इक्विटी का मतलब क्या होता है कि जो ओनर्स का जो मनी है, यानी जो ओनर की जो प्रॉपर्टी है, ओनर ने अपनी कितनी कैपिटल इन्फ्यूज़ की है। सपोज़ करो कि ओनर ने अपना 10 रुपया जो है वो कंपनी में लगाया है और बाहर से या एक्सटर्नल क्रेडिटर से कंपनी ने 20 रुपये का लोन लिया हुआ है। अब डेट टू इक्विटी सिंपली हम कैसे निकालेंगे, जो बाहर का 20 रुपीज़ है उसको डिवाइड करेंगे ओनर की इक्विटी के साथ, तो ये क्या आएगा 2:1 की जो है डेट टू इक्विटी रेशो आएगी। तो इसी तरीके की जो बाकी फाइनेंशियल रेशोज़ होती हैं, यानी जो नेट प्रॉफिट की रेशो हो गई, ग्रॉस प्रॉफिट की रेशो हो गई, तो यही फाइनेंशियल जो रेशोज़ होती हैं ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंक्लूड की जाती है। अब बाकी अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, बाकी एक मेन प्रोसेस क्या आता है, कैपिटल बजटिंग का। कैपिटल बजटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है। कैपिटल बजटिंग का क्या मीनिंग होता है कि कंपनी ने सपोज़ रिलायंस कंपनी है सपोज़, और उसने जो है अफ्रीका की कोई कंट्री में अपना एक नया प्रोजेक्ट लगाना है, तो उसकी जो एक फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, एक फिजिबिलिटी जो एनालिसिस किया जाता है। और ये फिजिबिलिटी एनालिसिस कैसे होता है, टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, क्या ये टेक्नोलॉजिकल लेवल पर मुमकिन है कि हम इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं या इस प्रोजेक्ट को हम लगा सकते हैं, क्या ये फाइनेंशियली हमारे लिए अच्छा है, अब क्या ये हमें फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्या इसकी जो फिजिबिलिटी है ये हमारे लिए बेहतर है, ये क्या ये कंपनी की एक्सपेंशन में मदद करेगी। तो इस सभी को जो है कैपिटल बजटिंग के अंडर जो है इसको एक्सप्लेन किया जाता है और उसके बाद एक प्रॉपर डिसीजन पे पहुंचा जाता है कि हाँ हमें ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं कंटिन्यू करना चाहिए, क्या इससे हमें फ़ायदा होगा या नहीं फ़ायदा होगा। अब इसके बाद जो हमारी अकाउंटिंग की टाइप्स आ जाती हैं वो एक अब नई अकाउंटिंग की टाइप आ जाती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है कि अब कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान दे या उसके साथ साथ कंपनी जो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे भी ध्यान दे। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है कि कंपनी को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे ही ध्यान नहीं देना चाहिए। कंपनी क्या होती है कि एक कंपनी सिर्फ अपने आप को ही नहीं, अपने आसपास की जो सराउंडिंग होती है, इन्वायरमेंट हो गया, उसके आसपास की जो पीपल, लोकल कम्युनिटी हो गई, उसको भी सपोर्ट करती है। और कंपनी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो उसके आसपास के जो लोग हैं उनको भी सपोर्ट करे। तो इसी तरीके को मद्देनज़र रखते हुए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसके एक साथ साथ क्या आती है, HR अकाउंटिंग। अब कंपनी का जो मेन रिसोर्स क्या होता है, उसके एम्प्लॉयज़ ही उसके जो है बेस्ट एसेट्स होते हैं। अब कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज करना है, कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है, कोई राइट फिट चाहिए हमें कंपनी में, तो उस राइट फिट को हम कैसे हायर करें, तो उसके लिए प्रॉपर पॉलिसीज़ तैयार की जाती हैं। और इन प्रॉपर पॉलिसीज़ के लिए HR अकाउंटिंग भी इंट्रोड्यूस की गई है। तो हमारी जो 4th नंबर पे अकाउंटिंग आ गई वो क्या आ गई, 4th नंबर पे आ गई हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। और जो हमारा 5th नंबर पे आ गया वो आ गया ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस करते हैं कि जो अकाउंटिंग है उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए हम अकाउंटिंग बनाते हैं और अकाउंटिंग क्या पर्पस को एस्टैब्लिश करता है और क्या उसको अचीव करता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जो बिज़नेस के ट्रांजैक्शन होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने में और रिकॉर्ड करने में उसको हेल्प करता है। सेकंड क्या है, असरटेनमेंट ऑफ रिज़ल्ट। असरटेनमेंट ऑफ रिज़ल्ट यानी जो रिज़ल्ट हैं उनको बनाने में मदद करता है कि कंपनी ने इस साल कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, किस प्रोडक्ट में कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, किस प्रोडक्ट में कंपनी को ज़्यादा लॉस हुआ। तो उसके लिए हमें मदद करता है असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स। जो कंपनी के अंदर जो फाइनेंशियल डीलिंग्स हैं उसको असरटेन करने में मदद करता है।
कीपिंग अकाउंट्स ऑफ कैश, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इससे हमें, और एक प्रॉपर जो लेजर है उसके अंदर एक जो कैश का जो हेड है उससे हमें एक कैश की जो प्रॉपर सिचुएशन है वो कंपनी में पता लगती है। फिफ्थ क्या है, कंट्रोलिंग मनी डिफल्केशन एंड कॉस्ट, यानी अगर क्या मनी कहीं से लीक तो नहीं हो रही है, मनी लीकिंग का एक कॉन्सेप्ट है, यानी क्या कंपनी में क्या जो पैसा है वो कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा है, क्या कहीं पे पैसे की गलत यूज़ तो नहीं हो रहा है। सिक्स्थ पे क्या है, प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक डेटा, जो कंपनी का प्रॉपर इकोनॉमिक डेटा है उसे प्रोवाइड करने में मदद करता है। टैक्स फिक्सेशन, कितना साल में एडवांस टैक्स देना है, कितना साल के एंड में टैक्स देना है, उसके लिए हेल्पफुल है। 8 पे क्या है, टेस्टिंग द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, जो अकाउंट्स हैं ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस है वो मैच कर रहा है, जो एसेट और लाइबिलिटी साइड है बैलेंस शीट की क्या वो मैच कर रही है, तो उसको अरिथमेटिकल एक्यूरेसी से टेस्ट हो जाती है और हमें पता लग जाता है कि जो एसेट और लाइबिलिटी है क्या वो मिसमैच तो नहीं कर रही है आपस में, अकाउंटिंग से हमें ये पता लग जाता है। 9th का क्या है कि एक्सेप्टेबिलिटी टू अदर्स। अब ओवरऑल जो वर्ल्ड है उसमें गैप यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। लास्ट नंबर 10th में क्या है, क्रिएशन ऑफ वैल्यूज़ एंड अकाउंटेबिलिटी। अब कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी गवर्नमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, तो उनके लिए जो अकाउंटेबिलिटी है वो अकाउंटिंग के प्रॉपर इस्टेब्लिश करता है। अब इसके बाद क्या आ जाता है, मेन डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस आ जाता है। अब बुक कीपिंग सिंपली क्या होता है कि रिकॉर्डिंग पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस विच ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस आर एंटर्ड इनटू अ डाटाबेस। बुक कीपिंग सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर बुक कीपिंग ये इतना डाटा सेट है तो जो अकाउंटिंग है वो इतना बड़ा डेटा सेट है, यानी जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग का एक स्मॉल सबसेट है। अब अकाउंटिंग का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जो बेसिक फाउंडेशन ब्लॉक है, उसे हम बुक कीपिंग कह सकते हैं। जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है उसे हम बुक कीपिंग कह सकते हैं, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगी वो बुक कीपिंग से ही रिकॉर्ड की जाएंगी, जो जर्नल एंट्रीज मेंटेन की जाएंगी वो बुक कीपिंग से ही मेंटेन की जाएंगी। और अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस है जहाँ कंपनी के फाइनेंशियल्स को रिकॉर्ड्स, क्लासीफाई, समराइज, एनालाइज और रिपोर्ट किया जाता है। अब अकाउंटिंग में इसके बाद जर्नल मेंटेन करने के बाद उनको क्लासीफाई करना है, लेजर में क्लासीफाई करना है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना है, उसके बाद P&L स्टेटमेंट निकालनी है, उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। तो ये जो अकाउंटिंग का पार्ट है। अब लास्ट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। अब जो हमने अकाउंटिंग बनाई है वो किसके लिए बनाई है, कौन कौन जो अकाउंटिंग है जो बुक्स हैं उनको मेंटेन करेगा और कौन कौन उसको यूज़ करेगा, किस किस के ये काम आएंगी, ये यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग में हम पढ़ेंगे। क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिटर्स के लिए कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या वो कोई ऐसी कंपनी को पैसे तो नहीं दे रहे हैं जिसकी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ही पुअर है और वो उनके पैसे को रिटर्न ना कर पाए, तो उनके लिए अकाउंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है। ओनर्स के लिए, ओनर्स को जानना होता है कि क्या हमारी कंपनी में सब कुछ ठीक तरीके से जा रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्वेस्टर्स को कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है, तो उनके लिए कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर्स, गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए और गवर्नमेंट को प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए जो बिज़नेस फॉलो करे। तो अकाउंटिंग एक बेसिकली गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है कि एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस बना दो और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना दो और हर एक कंपनी को बोल दो कि इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें ताकि कोई भी इलीगल काम ना हो सके। मैनेजर्स के लिए अकाउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग पार्टनर्स, एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या वो कोई ऐसी कंपनी में काम तो नहीं कर रहे हैं जो इलीगल काम करती हो या जो अपनी पूरी ट्रांसपेरेंसी ना रखती हो, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एम्प्लॉयज़ के लिए। उसके बाद रेगुलेटरी एजेंसीज़। अब इंडिया में कंपनीज़ एक्ट है। कंपनीज़ एक्ट में जो है, जो कंपनीज़ एक्ट 2013 है उसके अंडर कंपनीज़ को मॉनिटर किया जाता है। और उसके बाद हमारा बाकी पार्टनरशिप एक्ट आ जाते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट आ जाते हैं। तो ये जो रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो अकाउंटिंग है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो की जाए। अब अगर कोई कंपनी बैंकरप्सी घोषित कर दे तो यहाँ पे हमारे पास NCLT है,
NCLT जो ट्रिब्यूनल होता है वो इन बैंक्रप्सी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको हैंडल करता है। जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या कंपनी में कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है, क्या कंपनी किसी इलीगल काम में तो नहीं है, और क्या सब कुछ अच्छे तरीके से जा रहा है। तो जर्नलिस्ट के लिए अकाउंटिंग पर रिलाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अकाउंटेंट्स के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करें। तो इसी के साथ हमारी ये फर्स्ट जो वीडियो है वो आज यहीं पे ख़त्म होती है। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए। हमारा जो बेसिकली प्लान है वो यही है कि हम जो है जो आपका बेसिक से शुरू करेंगे, अकाउंटिंग के पूरे बेसिक से हम शुरू करेंगे, और इसके बाद हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो है फंक्शनल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, यानी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को हम भी पढ़ें, उनको भी डिस्कस करेंगे, ताकि जो भी आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ही कवर हो जाए। आप 11th में हैं या 12th में हैं या आप ग्रेजुएशन में हैं और अपने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को आप ब्रशअप करना चाहते हैं, तो ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमारा जो मेन फोकस है वो क्या है कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, यानी जो मार्कफेड का एग्ज़ाम हो गया, उसमें जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम आना है, उसके बाद PSPCL में जो एग्ज़ाम आना है अकाउंटेंट का, और बाकी जो भी आपके अकाउंटेंट के रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको हम बेसिकली कवर करेंगे। स्टार्ट से लेके एंड तक हम हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। इसके बाद मैं एक सीरीज़ भी लेके आऊँगा, MCQ सीरीज़ होगी, और उसमें जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी जो है क्वांट के रिलेटेड और DILR के रिलेटेड हमने जो वीडियो सीरीज़ है उसको स्टार्ट किया हुआ है। आपने अभी तक अगर वो वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियोस को देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है पंजाब एग्ज़ाम्स पे। तो मिलते हैं, चलिए अगली वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।